हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट ईयर एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही क्वेश्चन में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही ऑप्शन को आपने कैसे चूज़ करना है, ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो लोग भी DSSS KVS NVS UGC नेट UPBGT असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में एक करके इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछता है बीओपी डेफिसिट में इंप्रूवमेंट जो है वो किससे अफेक्टेड होती है। तो बीओपी डेफिसिट का बेसिकली मतलब समझते हैं। बीओपी का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप सभी जानते हैं कि हर कंट्री अपना एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाती है। उस अकाउंट के अंदर वो कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। तो कहते हैं कि बीओपी डेफिसिट में चला गया। बीओपी डेफिसिट का मतलब है कि हमारी कंट्री में जो मनी इनफ्लो है वो क्या हो रहा है? कम, जबकि आउटफ्लो क्या हो रहा है? ज़्यादा। यानी हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से मनी इनफ्लो क्या हो रही है? कम हो रही है, और मनी आउटफ्लो क्या हो रहा है? आपकी कंट्री से पैसा क्या हो रहा है? दूसरी कंट्री में ज़्यादा जा रहा है। तो कहते हैं कि इसी बीओपी डेफिसिट को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, यानी ये जो बीओपी डेफिसिट है ये इंप्रूवमेंट किससे अफेक्टेड होगा। तो पहला कहता है इंपोर्ट कंट्रोल। क्या इंपोर्ट कंट्रोल से होगा? बिल्कुल। अगर आप अपनी कंट्री में इंपोर्ट को कंट्रोल करने लग जाएंगे तो इंपोर्ट कम करेंगे तो पैसा क्या होगा? कम जाएगा। आउटफ्लो क्या होगा? कम होगा। तो डेफिसिट भी क्या होगा? कंट्रोल में आ जाएगा। ये वाली बात ठीक है। फिर कहता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही मनी इनफ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और मनी इनफ्लो ज़्यादा होगा तो बीओपी डेफिसिट क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा। ये वाली बात भी ठीक कहता है। सी पॉइंट में कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, यानी जो फॉरेन करेंसीज को आप कंट्रोल करने लग जाए। आप ऐसे कोशिश करें कि आपकी कंट्री से जो फॉरेन करेंसी दूसरी कंट्री में कम जाए, तो ऑब्वियसली मनी आउटफ्लो क्या होगा? कम होगा। तो बीओपी डेफिसिट क्या होगा? इंप्रूव होगा। ये वाली बात भी ठीक कह रहे हैं। और डी में कहते हैं डिवैल्यूएशन। बेसिकली हम बात करें, अगर यहाँ पे लिखा होता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, तो भी बात क्या होती? ठीक होती। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है जब हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में सस्ता कराते हैं। और जब हमारी करेंसी सस्ती होती है तो लोग हमसे खरीदना पसंद करते हैं, हमारे एक्सपोर्ट क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो मनी इनफ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से भी बीओपी डेफिसिट क्या होगा? इंप्रूव होगा। तो यानी चारों ही पॉइंट यहाँ पर सही है जिसकी वजह से बीओपी डेफिसिट इंप्रूव करेगा। तो चारों पॉइंट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो बीओपी पे डेफिसिट कैसे अफेक्ट होगा, सरप्लस कैसे अफेक्ट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार करेगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जिसको हम बोलते हैं HDI। तो कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको करेंटली कौन पब्लिश करता है? ऑब्वियस आप जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब आया। तो यह आया 1990 में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पहली बार किसने तैयार किया था? तो इसको दो इकोनॉमिस्ट ने किया था। एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब उल हक, और दूसरे थे अमर्त्य सेन जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। और अमर्त्य सेन पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। इतने रेलिवेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब इसके अलावा क्वेश्चन जो आता है कि हर साल जो है वो हर साल HDI कौन कंस्ट्रक्ट करता है, या हर साल HDI कौन कैलकुलेट करता है? तो ये काम होता है UNDP का। UNDP ही इसको पब्लिश भी करता है। UNDP की फुल फॉर्म पूछता है तो UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब क्वेश्चन कहता है कि HDI इंडेक्स जो है जिसको UNDP पब्लिश करता है वो करेंटली किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? तो देखिए, जब शुरू में HDI आया था तो इसको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया जाता था। आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि HDI में कौन से 3 पैरामीटर्स आते हैं। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा हो गया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड एडल्ट लिटरेसी, और तीसरा हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों ही पैरामीटर्स को ऐड किया जाता था, तीनों का अर्थमेटिक मीन निकाला जाता था, और फिर उसके बाद HDI बताया जाता था किस कंट्री का कितना है। बट आज के टाइम पे जो UNDP HDI निकालती है उसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तीनों ही वैल्यूज़ का, यानी जो तीनों पैरामीटर से वैल्यू आती है उनका ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
टू। तो HDI से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन HDI का आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो उसको अच्छे से तैयार करिएगा। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को, साथ में इंडिया की रैंक क्या है HDI में और टोटल कितनी कंट्रीज़ है, और कुछ एक आध चाइना और पाकिस्तान की भी पूछ लेता है, तो आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको बोले क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इतनी है और बताओ कौन सा कंजप्शन फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको सबसे पहले क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख लेना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे MPC की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.75। तो जब MPC 0.75 है तो आप देखेंगे MPS क्या आएगा 0.25, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 1। अब आपको इस वैल्यू के बेस पे उस फंक्शन को पहचानना है। देखिए कहते हैं MPC, जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है तो MPC की वैल्यू क्या आ रही है 0.75, और MPC की वैल्यू कहाँ प्रेजेंट होती है, कंजप्शन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे दो कंजप्शन फंक्शन है, AB में और B में भी। A वाले में आप देखेंगे MPC, क्योंकि आप जानते हैं Y के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, कंजप्शन फंक्शन के अंदर जो Y के साथ वैल्यू होती है वो आपकी MPC होती है, बट यहाँ पे तो बोल रहे हैं MPC 0.25, जबकि हमारा कितना 0.75, तो ये वाला क्या होगा, कट गया। फिर B पॉइंट में देखते हैं। B पॉइंट में देखो कंजप्शन फंक्शन दे रखा और MPC की वैल्यू क्या है 0.75, ये वाली बात ठीक है। C वाले में देखो सेविंग फंक्शन है, जब सेविंग फंक्शन होता है तो Y के साथ जो वैल्यू होती है वो आपकी MPS होती है। तो ये सेविंग फंक्शन Y के साथ MPS कितना 0.25, और हमारा भी कितना आ रहा है 0.25, यानी वाली बात ठीक है। और फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है, यहाँ तो कुछ नहीं होता। तो कौन सा सही हो गया, B एंड C। B और C कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर C के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। एक आध क्वेश्चन आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एग्जाम के अंदर ज़रूर मिलेगा, तो उसके बेसिक कैलकुलेशन आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पर होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेन बेसिक पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इनमें से कौन सा मेजर है जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है, किसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्रिएट होगी। तो पहला पॉइंट में कहता है जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक से खरीदी है। देखिए जब सेंट्रल बैंक जो है पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, तो पब्लिक से खरीदेगी तो पब्लिक को क्या करेगी, पैसा पे करेगी उसके बदले। तो पब्लिक के पास पैसा आएगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो ए के अंदर मनी सप्लाई क्रिएट होगी। जबकि बी में कहता है, जबकि बी पॉइंट में बोलता है डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। पब्लिक जो है कमर्शियल बैंक में पैसा करेंसी डिपॉजिट करा रही है, तो पैसा तो कमर्शियल बैंक के पास चला गया, पब्लिक के पास तो इतना हेल्ड है ही नहीं। तो ऐसे में मनी सप्लाई क्या होगी, क्या क्रिएट होगी, नहीं होगी। तो बी वाला पॉइंट कट गया। सी में कहते हैं बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक जब गवर्नमेंट से बोरो कर ले। जब गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक से बोरो करेगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। गवर्नमेंट जो आप जानते हो कि इन्वेस्ट करती है, स्पेंड करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्रिएट होगी। तो सी वाला भी ठीक है। डी कहता है सेल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल बैंक जो है पब्लिक को जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दे, तो पब्लिक को बेचेगी तो फिर पब्लिक तो उसके बदले गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को क्या करेगा, पैसा देगा। तो ऐसे में पब्लिक से पैसा क्या हो जाए, चला जाएगा, तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो इस डी वाला नहीं होगा। ई कहता है मिंटिंग ऑफ मोर मनी बाय द सेंट्रल बैंक फॉर सर्कुलेशन, यानी सेंट्रल बैंक जो है ज़्यादा मनी को मिंट करना लग जाए तो सर्कुलेशन के लिए, तो ज़्यादा मनी आएगी, और ज़्यादा मनी आएगी तो मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ई में। यानी ए, सी और ई आप देखोगे तीनों की वजह से क्या हो रहा है, मनी सप्लाई क्रिएट होगी, बाकी बी और डी की वजह से नहीं होगी। तो ए, सी, ई और कहाँ है, तीनों ही ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आपको मनी सप्लाई से रिलेटेड दिख जाएगा, जहाँ पे पूछ लेता है कि बता रिसेशन को कैसे कॉम्बैट करने के लिए, अलग अलग रेट्स पूछ लेता है कि रिसेशन को कॉम्बैट करने के लिए इस रेट को बढ़ाना चाहिए, इस रेट को कम करना चाहिए, या रिसेशन को कॉम्बैट करने के लिए ये रेट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, फिर मनी सप्लाई किस वजह से कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ये बेसिक्स आप तैयार रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोलता है इन सभी इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। बट इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, एक आध क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का जरूर मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म मेंशन नहीं है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होंगी तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पहले पॉइंट में कहता है SDG, इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDGs की फुल फॉर्म क्या होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया था, यह आया था 2015 में बाय UN द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है 2015 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, और इसके अंदर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का काम था पोवर्टी को ख़त्म करना, पोवर्टी को एंड करना, और साथ ही इसका टारगेट है 2030 तक पीस और प्रोस्पैरिटीज़ को डेवलप करना।
फिर है एमपीआई। एमपीआई की फुल फॉर्म होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये आया था 2010 में। और एमपीआई जो है वो एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल निकाली जाती है उसी का एक पार्ट है। फिर है पीक्यूएलआई। पीक्यूएलआई से भी बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पीक्यूएलआई की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये कब आया था? 1979 में आया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि पीक्यूएलआई इंडेक्स क्या है और किस ईयर में आया, और साथ में इस पीक्यूएलआई इंडेक्स को किसने तैयार किया है। तो इसको तैयार किया था मॉरिस डी मॉरिस ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। साथ में कई बार क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है कि इस पीक्यूएलआई के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। 3 चीज़ें आती है। पहला आता है इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, दूसरा आता है इन्फेंट mortality रेट, और तीसरा आता है यहाँ पे लिटरेसी। तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। 3 पॉइंट्स आते हैं पीक्यूएलआई के अंदर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, इन्फेंट mortality रेट एंड लिटरेसी, तीनों को मिला के पीक्यूएलआई बनता था। और लास्ट हो गया एचडीआई। एचडीआई कब आया था? 1990 में। किसके द्वारा? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन द्वारा आया था। अब इन पॉइंट्स को अरेंज कर लो। देखो, सबसे पहले क्या आया? पीक्यूएलआई यानी सी 1979 में। फिर आया एचडीआई 1990 में यानी डी। फिर आ गया आपका एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में यानी बी। उसके बाद आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में बाय यूएन द्वारा। तो करेक्ट और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? सी डी बी ए। सी डी बी ए का है ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर। तो एक आध क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मिलेगा, तो आपको इनके ईयर्स इंडेक्स वगैरह आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रेजेंटली इंडिया में जीडीपी को एस्टिमेट करने के लिए किस ईयर को बेस ईयर लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 2011-12। फिलहाल जो है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्ट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बोला था कि इस बेस ईयर को चेंज किया जाए। इस बेस ईयर को 2011-12 की जगह 2017-18 किया जाए, बट अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है। तो जीडीपी के लिए क्या बेस ईयर रखा गया है? 2011-12। और आपको हमेशा पता होना कि चाहिए कि जब भी हम बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं तो बेस ईयर एक हमेशा नॉर्मल ईयर होना चाहिए। तो मिनिस्टर ऑफ स्टार्ट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बोला तो सही था, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको ये बोला कि एक नॉर्मल ईयर नहीं है, इसलिए हम इसको अभी नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इनमें से कौन सा टैक्स है जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा मोनोपोलिस्ट पे पड़ता है, यानी मोनोपोलिस्ट ही उस पूरे टैक्स इम्पैक्ट को बेयर अप करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी लमसम टैक्स। लमसम टैक्स मतलब वो टैक्स जो एक फिक्स्ड अमाउंट, लमसम अमाउंट टैक्स मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स जो है मोनोपोलिस्ट को पे करना पड़ता है। वो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स उसको पे करना ही होता है। तो लमसम टैक्स वो टैक्स है जहाँ पे टैक्स का बर्डन जो है वो किस पर पड़ता है? पूरा पूरा मोनोपोलिस्ट पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि जैसे जैसे आउटपुट एक्सपेंड होता है जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है वो फॉल करने लगती है। तो इसको थोड़ा हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी आता है, यहाँ पे आगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। देखिए लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन के अंदर आपका जो है रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होता है। अगर वो शॉर्ट रन की बात करते हो तो वहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर रिटर्न्स टू फैक्टर एप्लीकेबल होता है। तो लॉन्ग रन है, कहता है लॉन्ग रन के अंदर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो रही है वो फॉल करे। आप सभी जानते हैं कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो कैसा होता है? यू शेप्ड होता है, थोड़ा फ्लैट होता है क्योंकि लॉन्ग रन का हो जाता है। अब कहता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो हो रही है फॉल कर रही है, तो ये कॉस्ट क्यों फॉल कर रही है? ये कॉस्ट क्यों फॉल कर रही है? क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने में उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, यानी वहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए पहले पॉइंट में लिखता है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कब होगा? जब आपका आउटपुट बढ़ने के साथ साथ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होगी? बढ़ने लगेगी। अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगती है तो वहाँ पे डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगा, क्योंकि एलएसी जो है वो बढ़ने लग जाएगा लॉन्ग रन के अंदर। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा, ठीक है, तब होगा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है वो शॉर्ट रन के अंदर होता है, तो हमने से पूछा हुआ है लॉन्ग रन वाला। तो ऐसे क्वेश्चन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक ग्राफ जहां पर रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने पोस्ट में भी डाला था, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया था, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग उसी आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार देखते हैं। तो लोगों ने इसका आंसर अटेम्प्ट किया था लॉरेंज कर्व, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉरेंज कर्व तो तब होगा जब रिलेशनशिप इनकम और पॉपुलेशन के बीच में आएगा। यहाँ पर जो रिलेशनशिप पूछा है वो पूछा है पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बीच में। तो ये दिया था कुजनेट ने, इसलिए इसको कुजनेट कर्व बोला जाता है। और ये कैसे बनता है? ये बनता है इन्वर्टेड यू शेप्ड। इन्वर्टेड यू शेप्ड कुजनेट ने बोला था कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, कुजनेट कहते थे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है,
ठीक है। तो बस अभी तो इतना डिटेल में आपसे पूछता नहीं है, यूजीसी नेट वगैरह में पूछते हैं तो सिंपल याद रखिएगा कि जहाँ पर रिलेशनशिप पर कैपिटा इनकम और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बीच में होता है वो ग्राफ किसके थ्रू, वो ग्राफ कहलाता है कुजिनेट कर्व। तो करेक्ट आंसर हो गया कुजिनेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि इनमें से कौन सा प्राइस इंडेक्स है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है और एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है। दोनों ही टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंडेक्स सेटिस्फाई कर पाता है, वो है आपका फिशर इंडेक्स। फिशर इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो फिशर इंडेक्स ही इकलौता ऐसा टेस्ट है जो आप देखोगे टाइम रिवर्सल को और फैक्टर रिवर्सल को दोनों को सेटिस्फाई करता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि किसको आइडल इंडेक्स बोला जाता है, तो फिशर को ही आइडल इंडेक्स बोला जाता है क्योंकि फिशर इंडेक्स ही है जो दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। फिशर इंडेक्स ही है जो ज्योमेट्रिक मीन पर बेस्ड होता है लाशपेस और पाशियस मेथड के। इसके अलावा जो फिशर इंडेक्स है वहाँ पर बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की क्वांटिटी और प्राइस दोनों आते हैं। ठीक है। एंड कई बार एक क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा गया था कि लाशपेस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, तो हम लाशपेस इंडेक्स को हम बोलते हैं बेस ईयर मेथड, क्योंकि हम यहाँ पर बेस ईयर की क्वांटिटी को लेते हैं। ठीक है। जबकि दूसरा हो गया पाशियस इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम करंट ईयर की क्वांटिटी को लेते हैं। लेकिन फिशर इंडेक्स है जहाँ पर हम बेस ईयर और करंट ईयर दोनों को लेते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।